मेरे सभी भाइयों बहनों को जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अपनी सेहत को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे आप अपनी सेहत का खूब अच्छा लाभ उठा सकते हैं, कैसे आपको जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ सेहत से संबंधित ना हो, उसके लिए क्या उपाय, क्या सावधानियां हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, आज हम मॉडर्नाइजेशन के अंदर जी रहे हैं, पैसा बहुत कमा लिया, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए, बस अब थोड़ा सा रुक करके अपनी सेहत पर ध्यान देने का समय आया है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे अपने लव्ड वंस में ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको और भी अच्छा लगे तो आप कमेंट भी जरूर करके बताइएगा, ताकि मैं हमेशा आपके कमेंट्स को पढ़ करके खुश होता रहूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले ग्रहों के हिसाब से कैसे अपनी सेहत को संतुलित करें, कैसे अपनी सेहत को समझें और कैसे आने वाले समय में हम बीमारियों से मुक्त रहें। तो सबसे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस समझा देता हूं। आप जब भी पैदा होते हैं तब आपके ऊपर किसी ग्रह की महादशा, फिर उसके अंदर अंतर्दशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा का समय हुआ करता है। फिर अति सूक्ष्म दशा का भी समय होता है। अति सूक्ष्म दशा के समय में आपको दिन भर की कोई तकलीफ होती है, और जब सूक्ष्म दशा होती है तो हफ्ते भर की कोई या 15 दिन की कोई तकलीफ होती है, और जो प्रत्यंतर दशा होती है ये आपको साल, सवा साल, महीने, 6 महीने की तकलीफ देती है, और जो महादशा होती है ये आपको सालों की समस्या दे सकती है। 6 साल, 7 साल, 10 साल, 18 साल, 19 साल, 17 साल या 20 साल की। तो आपको ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि सीक्वेंस कैसे शुरू होता है। सीक्वेंस यहाँ पर यह है, केशुर यानी कि केतु, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद रवि, फिर उसके बाद चमरा यानी कि चंद्र, मंगल और राहु, गुशबु यानी कि गुरु, शनि और बुध। ये सीक्वेंस होता है 9 ग्रहों का, और इसी के आधार पर आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में जो ग्रह की राशि आकर के बैठे, आपके शरीर के उस अंग को उस ग्रह के माध्यम से ये इफेक्टिव कर देती है। जन्म कुंडली का 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का कहा जाता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव धोखे का कहा जाता है, गुप्त का कहा जाता है, यानी कि हिडन एस्पेक्ट्स जो हुआ करते हैं। साथ ही साथ ये पीड़ा का होता है, दर्द का होता है, किसी तरह का पेन हो जाता है, हिडन पेन कई बार हो जाता है और आपको डॉक्टरी इलाज में उसका इलाज नहीं मिलता। जन्म कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन का है, वीकनेस का है। आपकी हेल्थ के किस पार्ट को ये ग्रह कमजोर कर देता है, ये आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन ये तो समझ ही गए होंगे कि उनको किस तरह की तकलीफ हो जाती है। हाँ, अभी आप करीब तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं आपको आज रूट कॉज देने जा रहा हूं। अगर आप मेरा ये प्रोग्राम ध्यान से देखेंगे और लगातार आप मुझे देखते रहेंगे तो आपको आने वाले भविष्य में, मैं यूं कहता हूं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप अपने स्वयं ज्योतिषी बन जाएंगे, आप अपने स्वयं डॉक्टर बन जाएंगे। आप अपनी हेल्थ को ही नहीं, आप अपनी वेल्थ को भी बहुत ऊपर तक ले जा सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम केतु ग्रह से जान लेते हैं। जन्म कुंडली के अंदर जब भी केतु का जिक्र आता है तो सब लोग डरने लग जाते हैं। राहु, केतु, शनि के नाम से तो बहुत सारे लोगों को कपकपी छूट जाती है, जबकि मैं आपको बता देता हूं केतु रहस्य होता है, केतु मिस्टिक हो जाता है। केतु आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ आने की आहट देता है। अगर आप इंट्यूशनली और इंटेंशनली बिल्कुल प्योर हैं तो आपका केतु कभी भी आपको तकलीफ में डूबने नहीं देगा, बल्कि आपको उस समस्या से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। जब आपके सामने सपोज अगर आपको मिठाई खानी है और आपको अंदर से आवाज आ जाए कि नहीं भाई या नहीं बहन, मीठा थोड़ा सा संतुलित होकर के खाओ, तो आप अपनी केतु की आवाज को सुनते हैं। तो आप अगर संतुलित होकर खाते हैं तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं
और नहीं खाते तो केतु आपके शरीर में शुगर को बढ़ा देता है। जी हाँ, केतु का काम हो जाता है पूरे ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार का एक इन्फेक्शन क्रिएट कर देना। मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ, जन्म कुंडली के अंदर जब भी मंगल खराब होते हैं तो केतु पर बुरा असर आता है, जब भी बृहस्पति खराब होते हैं तो भी केतु पर ही बुरा असर आता है। और जब आप मंगल और बृहस्पति को अच्छा रख लेते हैं तो केतु देव आपको ऐसी विद्या दे देते हैं, ध्यान की विद्या दे देते हैं, मेडिटेशन की विद्या दे देते हैं, इंट्यूशन की विद्या दे देते हैं, और आप अपनी सेहत और अपनी तकलीफ का इलाज स्वयं बखूबी कर लेते हैं। आप अपनी सेहत, अपने शरीर को जितना समझते हैं उतना कोई भी दुनिया का डॉक्टर, हकीम, वैद्य आपकी उस समस्या को नहीं समझ सकता। इसीलिए आप अपना केतु अच्छा रखिए मंगल और बृहस्पति के माध्यम से। और कैसे अच्छा रखें मैं आपको बता देता हूं। जब आपके पैर गंदे रहने लग जाएं, आपके पैर फटने लग जाएं, आपके पैरों में कोई तकलीफ आने लग जाए, तलवों में आपके पैरों के नाखून गंदे रहने लग जाएं, आप उनको किसी भी प्रकार से मेंटेन नहीं करते, हाइजीनिक नहीं रखते, तो आपका केतु खराब होने लग जाता है। आपके घर के मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस, घर की खिड़कियां और दरवाजे गंदे रहने लग जाते हैं तो केतु अपना बुरा फल देने लग जाता है। इसी के साथ साथ केतु देव इंटेंशन के मालिक हैं। अगर आप दूसरे को इंटेंशनली गलत करते हैं, अनजाने ही सही, तो आप अपना केतु खराब कर लेते हैं। और केतु खराब होने से मंगल और बृहस्पति भी कमजोर हो जाते हैं, जिसका काम हो जाता है, मंगल का मतलब शरीर में कमजोरी आना, मंगल ताकत है, तो मंगल की ताकत घटने के कारण शरीर में कमजोरी, और बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं, वेल्थ के मालिक हैं, तो आपकी वेल्थ और आपकी नॉलेज डिक्रीज होने लग जाती है। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से, जो भी मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने घर के मुख्य द्वार को यानी मेन एंट्रेंस को, घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल साफ सुथरा रखें। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। मेन एंट्रेंस पर गंदगी रखने से केतुदेव बुरा फल देने लग जाते हैं। साथ ही साथ आप अपने पैरों की बहुत अच्छे से पेडिक्योर करवाइए, बहुत अच्छे से इनको साफ रखिए, बहुत अच्छे हाइजीन मेंटेन्ड जूते पहनिए, बहुत अच्छे और हाई एंड ब्रांड की आप स्लीपर्स और शूज कैरी करिए, सॉक्स कैरी करिए। आपके जन्म कुंडली के अंदर केतुदेव मजबूत होने लग जाएंगे, आपके विचार बहुत शांत हो जाएंगे, आप अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट खुद करने लग जाएंगे और आप स्वस्थ होने लग जाएंगे। ऐसा मेरा तजुर्बा है। मैं पिछले 18-20 साल का तजुर्बा जो भी मैंने अपने आदरणीय गुरुजनों से हासिल किया, वही आपको हेल्थ के तौर पर आज दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ, ये तो आपका हक है, आपका प्यार है जो मैं आपके साथ जुड़ पाया हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ शुक्र के बारे में। शुक्र सुंदरता है, शुक्र स्किन है, शुक्र जोश है, शुक्र बारीकी है, शुक्र आपके आसपास जितनी भी सुंदरता है, आपके घर के अंदर जितनी भी सुंदर चीज हैं, इनसे जुड़े होते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते, हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, सुंदर चीजें नहीं रखते, अच्छे अच्छे फूलों वाले पौधे नहीं लगाते, आप अपनी चमड़ी को यानी स्किन को आप अच्छे साबुन से आप मेंटेन नहीं रखते, तो ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र से संबंधित बीमारी आ जाती है और आपको ये धीरे धीरे करके आपकी लाइफ एनर्जी को कम करने लग जाती है और आपका जीवन नीरसता से भरने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप कोई नई गाड़ी ले करके आते हैं तो देखो आपके अंदर कितना जोश होता है, कितनी आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, आप अपनी गाड़ी को खूब अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। इसी तरह से जब आपकी शादी होती है तो आप अपने पार्टनर के साथ लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। आपके अंदर ताकत आ जाती है, स्टैमिना आ जाता है और आप अपने जीवन के अंदर बहुत ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लग जाते हैं। शुक्र का यही काम होता है। इसीलिए आप अपने घर के अंदर खूब अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ें रखें, अपने घर को खूब अच्छे से सजाइए। घर के अंदर जितना लग्जरियस आइटम आपके बहुत हाई एंड ब्रांड के होंगे, उतना आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और केतु आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ कहना यही चाहूँगा कि शुक्र से संबंधित इन्फेक्शंस जो आते हैं वो स्किन से रिलेटेड आते हैं, तो
इसका इलाज सबसे पहले करिएगा। आपकी जो भी अलमीरा है, कबर्ड है, जहां भी आप अपने कपड़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, अपने बिस्तर जहां पर आप रखते हैं, उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। आपकी अलमीरा और कबर्ड बिल्कुल भी बिखरे हुए ना हो। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र से संबंधित बीमारियां नहीं आती हैं और घर के अंदर साफ सफाई का ध्यान रखने से भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव मजबूत हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब भी शुक्र की राशि क्या है? 2 नंबर यानी कि टॉरस और 7 नंबर यानी कि लिब्रा। जब भी ये दोनों राशियां आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में आएंगी, यानी कि अगर दूसरी राशि आती है तो गले से संबंधित, मुंह से संबंधित, नाक से संबंधित, आंख से संबंधित, कान से संबंधित आपको समस्या आ सकती है। और जब आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में 7वीं राशि आ जाए तो आपके पेट पे इसका असर आ जाता है, आपकी बड़ी आंत पर इसका असर आ जाता है। आपको इनसे संबंधित छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते रहते, छोटी मोटी बीमारियां आती रहती है। लेकिन जब सेम यही चीज आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में आ जाए तब आपको बार बार दर्द होता है, आपके इन्हीं अंगों के अंदर पेन होने लग जाता है और उसका इलाज ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिलता। अब 2 और 8 तो आपको समझ आ गए। अब हम आगे बढ़ लेते हैं 12वें भाव के बारे में। जन्म कुंडली का 12वां भाव कमजोरी का होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरी या 7वीं राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में आ जाए तो आपको इन्हीं से संबंधित समस्याओं को लेकर अस्पताल जाना पड़ता है। कमजोरी आ जाती है, आपका शरीर इन्हीं पार्ट्स से कमजोर होता है। और हर इंसान की ताकत होती है और हर इंसान की कमजोरी होती है, तो कमजोरी यहीं पर होगी। यदि दूसरे राशि आ रही है तो उसको इनसे संबंधित उसको कमजोरियां आ जाती हैं। और यदि ये 7वां भाव हो जाता है तो पेट कमजोर होता है। ऐसे इंसान का खाना नहीं पचता ठीक से, उसको बार बार मोशन के लिए भागना पड़ जाता है और उसको अपच की समस्या पड़ जाती है। आशा करता हूं आपको ये तो बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, केतु और शुक्र से संबंधित। और ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और अपनी सेहत को बहुत अच्छे से मेंटेन भी करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की। सूर्य का अधिकार हो जाता है हमारे हृदय पर, हमारी छाती पर। और जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव की राशि छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में आ जाती है तो आपको इनसे संबंधित समस्या होती है। अपने पड़ोसियों के साथ, अपने जो भी आपके घर के आसपास जो भी आपकी अथॉरिटी हैं या जो भी आपके समाज में अथॉरिटी और वैल्यूएबल पर्सन हैं, आप अगर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, आप उनके साथ झगड़ा करते हैं, आप अपने परिवार में अपने पिता के साथ अगर आप मिसबिहेव करते हैं या पिता का आप सम्मान नहीं करते, उनकी किसी भी तरह से बातों को नहीं मानते, आप देर से सुबह सो करके उठते हैं और आप अपना डेली रूटीन बिल्कुल शेड्यूल्ड नहीं करते, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको हृदय से संबंधित समस्या आ जाती है। इसीलिए इसका सबसे पहला उपाय यही है कि प्लीज़ आप अपने फादर के साथ, अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी सोसाइटी के भी जो भी वेल पर्सनैलिटी पर्सन हैं, जो भी वहाँ के कंट्रोलर हैं, अथॉरिटी पर्सन हैं, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव रखेगा। उनके साथ हमेशा आपका बिहेव बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और किसी भी तरह से आपको समाज के नियमों का खंडन नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव मजबूत रहें, आपका हृदय मजबूत रहे। और सूर्य की जब राशि 5वें स्थान पर आती है तो इसका मात्र सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, खुश रहिए। जिस किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, कहते हैं इनको किसी भी तरह की अब बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बुरी घटना मत बताना, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए या बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गए तो इनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसी तरह से आपको संतुलित अवस्था के अंदर खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी उनके दायरे में रहने देना चाहिए। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव अच्छे हो जाते हैं और जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव अच्छे होते हैं तब आप स्वयं चमकने लग जाते हैं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब तक हम केशुर यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य के बारे में जान चुके हैं। अब हम चमरा
यानी कि चंद्रमा, मंगल और राहु के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा से संबंधित जो समस्या होती है वो मन की समस्या होती है, इमोशंस की समस्या होती है। मन में डिप्रेशन फील होने लग जाता है, मन किसी भी प्रकार से खुश नहीं होता, क्योंकि जो चंद्रमा का और सूर्य का संबंध है वो आपसी होता है। मन के अंदर किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन मनाने की एक ताकत नहीं होती, एक जोश नहीं होता, एक खुशी नहीं महसूस होती। और जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव कमजोर हो तो धीरे धीरे ऐसे जातक को डिप्रेशन आने लग जाता है, वो अकेलेपन में रहने लग जाता है, उसे किसी के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा सबसे कट करके अलग बैठ जाता है। और जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव की स्थिति ये हो तो ऐसे जातक को सबसे पहले अपने घर की स्त्रियों, अपने घर के आसपास की रहने वाली मातुल्य स्त्रियों के साथ बहुत डिसिप्लिन्ड होना होगा, बहुत खुश रहना होगा उनके साथ और उनका सम्मान करना होगा। घर के अंदर जो भी पानी से संबंधित स्थान हो, चाहे वो आपके घर पर रखी हुई छत पर पानी की टंकी हो या आपके घर में पानी यूज़ होने के बाद जो पानी की पाइपलाइन की सप्लाईज हो, उसको बहुत अच्छे से आपको साफ करवाना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से इसको साइड करके वैसे भी आप अपने घर की छत की पानी की टंकी को साफ करते हैं, जहां से पानी यूज होने के बाद बाहर जा रहा है, उस ब्लॉकेज को भी आप बिल्कुल खत्म करके रखते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर की स्त्रियों और घर के आसपास के रहने वाले स्त्रियों के साथ आप बहुत अच्छे से रहते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव अच्छा फल देने लग जाते हैं। चंद्रमा का काम हो जाता है मन को संतुलित करना, और आप सब भी जानते ही हैं, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि हमारी पृथ्वी पर जितना जल है लगभग उतना ही हमारे शरीर पर भी है। इसीलिए जब भी अमावस्या और पूर्णिमा के हिसाब से हाई टाइड की कंडीशंस बनती है, उसी हिसाब से हमारे मन के अंदर इमोशंस भी उसी प्रकार से उठने लग जाते हैं या फिर दबने लग जाते हैं, और इसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए आप माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। अपने घर में जो भी माँ हैं, जो भी आपके घर के आसपास रहने वाली स्त्रियां हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से बात करिए। आपके वर्किंग प्लेस पर जो भी कोई लेडी हैं, फिर चाहे वो माँ तुल्य हो या ना हो, उनके साथ आपको बहुत अच्छे से बिहेव करने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव अच्छा फल देने लग जाते हैं। और चंद्रमा का अधिकार होता है रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी के सुखों पर। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ भी ग्रो करने लग जाती है। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि उपाय तो आप जरूर करिए जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको जो यहाँ पर टिप्स बता रहा हूं उसको आप उपायों से पहले फॉलो करिए, ताकि आपको कभी भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, परेशान ना हो आप, आपका पैसा वेस्ट ना हो और आपकी सेहत हमेशा ऊपर की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ती रहे। आप हमेशा जवान रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। अब ये तो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इसके साथ साथ हम किस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, मंगल के बारे में। मंगल है ना, जहां पर आकर के बैठ जाते हैं वहां अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित कर देते हैं। हमारे शरीर में इनका खून पर अधिकार होता है, दांतों पर अधिकार होता है, क्योंकि काटने पीटने का काम करते हैं। इनका ताकत पर काम होता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, हमारे जो नसें होती हैं ये किस तरह से ऊर्जान्वित रहें, इनमें किस तरह से एनर्जी कंट्रोल में रहे और किस तरह से कब काम करना है, ये मंगल का अधिकार आ जाता है। कहीं पर खून बहुत तेजी से दौड़ता है, कहीं पर खून की गति बहुत स्लो होती है, ये मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव अच्छे हैं तो आपका ब्लड हमेशा संतुलित रहेगा और आपको कभी भी ये समस्याएं नहीं आएंगी। और मैंने कहा ना, जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव प्रभावित होते हैं तो सबसे पहले इनका असर आ जाता है केतु के माध्यम से शरीर को कमजोर कर देना। कैसे? शरीर का कोई एक विशेष अंग कमजोर कर देंगे। और मंगल की जो राशि हो जाती है वो आती है पहली और आठवीं, यानी कि अगर ये पहली राशि छठे भाव में आ गई तो सिर से संबंधित रोग रहेंगे,
सिर में कोई ना कोई दर्द रहेगा हमेशा, अगर ये 8वें भाव में आ गई, और अगर ये 12वें भाव में आ गई तो सिर कमजोर रहेगा। दिमाग से संबंधित किसी न किसी प्रकार की कमजोरी आ सकती है। सर कमजोर होने के कारण, सर पे कोई चोट लगने के कारण समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर यदि मंगल को मजबूत करना हो तो सबसे पहले भाई के साथ, चाहे वो कैसा भी हो, उसके साथ अच्छे संबंध अपनी तरफ से रखिएगा, ताकि आप कभी भी सर उठा करके उससे आंख मिला सकें। नंबर 2 बात, आप अपने पड़ोसियों के साथ और रिश्तेदारों के साथ हमेशा अच्छे संबंध रखिएगा। अपनी तरफ से आप कभी खराब करने का प्रयास ना करें। डिफेंस के तौर पर, आप अपनी सुरक्षा के तौर पर आप कम बातचीत करिए, लिमिटेड रखिए, लेकिन खराब मत करिए। अगली चीज, आप हमेशा योगा प्राणायाम जो भी आपसे हो सके वो आप रोजाना जरूर करिए, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव, एनर्जी का प्रभाव हमेशा अच्छा होता रहे। अगली चीज, आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि कोई मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि मंगल अच्छी स्थिति के अंदर विराजमान हो तो आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ध्यान रखेगा। और जो कोई मेरी बहन ये प्रोग्राम देख रही हो, उनको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि मंगल का फल भी अच्छा रहे और केतु का फल भी अच्छा रहे। आई होप आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और आप इसका पूरा लाभ भी उठाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि मंगल देव की जो राशि होती है वो 1ली और 8वीं, यानी कि मेष और वृश्चिक होती है। तो जब 6ठे भाव में 1ली आए तो मैंने आपको बता दिया, और जब ये 8वें में आए और जब 12वें में आए, इसी तरह से जब 8वीं यानी वृश्चिक राशि आएगी तो 8वीं राशि का अधिकार हो जाता है गुप्त अंगों से संबंधित, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित, पेट में समस्या का हो जाना। यहाँ से तो छोटे मोटे रोग होते हैं, शुरुआत में छोटे से शुरुआत होती है और बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। लेकिन मैं यहीं पर एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, यदि समस्या ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्टेशन जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपकी ये समस्या ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि कई बार जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों के अन्य योग भी ऐसे होते हैं जो कि पीड़ा को कमजोरी बना देते हैं और शरीर को खराब करने का काम कर देते हैं। इसीलिए यदि समस्या ज़्यादा बढ़े तो आप मेरी सिर्फ एक सलाह को ध्यान न दें, अन्य बातों को भी ध्यान दे करके आप डॉक्टर से अच्छे से सलाह जरूर करिए। और साथ ही साथ मैं रिकमेंड यही करूँगा कि किसी अच्छे कंसल्टेंट जो कि ज्योतिषाचार्य हों, जिन्हें अच्छा अनुभव हो, उनसे आप ये सलाह जरूर लेकर के इसका उपाय करिएगा। अब यदि 8वीं यानी वृश्चिक राशि 8वें भाव में आ जाए तो यहाँ से संबंधित बार बार रोग हो जाते हैं, अचानक चोट लग जाती है, अचानक कोई ना कोई बीमारी ऑल ऑफ सडन खड़ी हो जाएगी और अपने आप चली भी जाती है। अगर ये छोटी मोटी होगी तो अपने आप जाएगी, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इज इट क्लियर? अब हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर ये 12वें स्थान में आ जाए, कमजोरी आ जाती है, शरीर कमजोर होता है, पेट कमजोर होगा, कॉन्स्टिपेशन बार बार होने के कारण पेट खराब हो जाएगा और पेट की खराबी यानी कि वीकनेस ही आ जाती है, जिसके कारण हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित ऑपरेशनल सिचुएशन का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव को अच्छा रखने के लिए जो रिश्तों से संबंधित है, मैं वहां पर यही चीज बताऊंगा, क्योंकि उपाय बहुत सावधानी वाले होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर कोई जा करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव आपकी नज़र से अच्छी कंडीशन में बैठे हों, लेकिन एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट की नज़र से वो सही दिशा और सही जगह पर ना बैठे हों। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप ऐसे कोई भी उपाय ना करें। बेसिकली आप अपने घर की चीज़ों को ठीक कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ, घर की पूर्व दिशा मेष राशि की होती है, जहाँ से सूर्य उदय होता है। यहाँ पर आपके घर में कचरा ना हो, डस्टबिन ना हो, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, और जो जन्म कुंडली का पहला भाव के मंगल का अधिकार होता है वो रसोई पर होता है।
इसीलिए आप अपने घर की रसोई को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखिएगा। जन्म कुंडली के आधार पर तो और चीजें करने से छोड़िए, पहले आप आमतौर पर अपने ग्रहों को ठीक कर लीजिए ताकि आपको बड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। रसोई को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखिए। शरीर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ किन अंगों पर इनका अधिकार होता है, वहां पर भी इसकी साफ सफाई का बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ आपको लाल रंग के कपड़ों का परहेज रखना होगा, यानी रेड कलर के अंडरगारमेंट मत पहनिएगा, रेड कलर की कोई भी टोपी मत सर पे लगाइएगा, रेड कलर से संबंधित कोई भी आप चीज सर पर मत लगाइएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव खराब स्थिति के अंदर बैठे हो और आपकी जन्म कुंडली के 6, 8, 12वें भाव में मंगल देव की कोई भी आकर के राशि बैठ गई हो और आपको ये समस्याएं हो। अब हम राहु देव के बारे में जान लेते हैं। बहुत रहस्यमयी हैं, बहुत ही सुख देने वाले हैं और ये इंसान को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। जिस भी जातक के जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे हों वो अपना भी इलाज स्वयं कर लेता है और दूसरों का भी इलाज बहुत अच्छे से करता है। ऐसा इंसान एक योगी होता है, एक बहुत बड़ा अंतर्यामी बनता है और ऐसे जातक के शरण में और ऐसे जातक के साथ रहते हुए कभी भी किसी को कोई नेगेटिविटी नहीं महसूस होती। बहुत ऊर्जावान होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे हों। और यदि राहु देव जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो उसका इलाज क्या है और उसकी सावधानी क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहली सावधानी, अब हम राहु की सावधानी पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। राहु का स्थान होता है टॉयलेट, राहु का स्थान आ जाता है रहस्यमय स्थान, जैसे शमशान हो गया या घर के आपके आसपास या घर से कहीं दूर गार्बेज हो, चौराहा हो। आपके हाथ में जो नेल्स होते हैं ये राहु के स्थान हुआ करते हैं। दिमाग को कितना संतुलित और कितना मजबूत रखना है ये राहु देव का ही काम हुआ करता है। इसीलिए यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव कमजोर हो तो आप अपने हाथों के नाखून सबसे पहले सुंदर रखिए, अच्छे रखिए, इनको खराब मत करिए। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने नाखूनों को दांत से काटना। ये गलती करने से राहु देव जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाते हैं और जिसका नतीजा हो जाता है मेंटल प्रॉब्लम आना। अपने काम पर ध्यान ना देने के बजाय दूसरी चीजों की तरफ ध्यान जाने के कारण स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है और जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। यानी कि कभी मन बहुत ज्यादा खुश रहेगा, कभी मन बहुत ज्यादा व्यथित रहेगा, कभी अचानक किसी भी बड़ी बात को सोच करके बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और कभी किसी भी बात का ऊट पटांग मतलब निकाल करके सामने वाले से झगड़ा करने लग जाते हैं। इसीलिए जो भी मेरे भाई बहन दोस्त मेरे जो भी बड़े इस गलती को कर रहे हैं या उनके पास कोई गलती कर रहा हो तो उनको ये बात अवश्य बताएं। इसीलिए राहु को अच्छा रखने का ये तो खास टिप्स है ही। साथ ही साथ घर के वॉशरूम्स को बहुत साफ सुथरा रखें, खूबसूरत रखें, सजा कर रखें। बहुत अच्छे अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करना, बहुत अच्छे अच्छे साबुन का इस्तेमाल करने से भी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे होने लग जाते हैं, है ना। देखो कितने आसान उपाय। मैं आपको यहाँ पर कोई भी जाप नहीं बताने वाला, मैं आपको यहाँ पर कोई मंत्र नहीं बताने वाला, क्योंकि जाप और मंत्र तो करना किसी एक उसी श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथों ही संभव है जिसको मंत्र उच्चारण बहुत अच्छे से आता हो, साथ ही साथ जिसको मंत्र की दीक्षा किसी अपने गुरु से मिली हो। हर कोई थोड़ी मंत्र का जाप करके राहु देव को अच्छा कर सकता है। इसीलिए मैं अपने उन सभी भाइयों बहनों और बड़ों के लिए बहुत आसान उपाय लेकर के आता हूँ। घर के अंदर धूल मिट्टी का ना जमा होने देना, आपकी चीज़ों पर धूल मिट्टी ना होना, साथ ही साथ आपके घर के अंदर प्रॉपर हर चीज़ हर जगह पे मैनेजमेंट के तरीके से रखी हो, उससे भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे हो जाते हैं। रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, मेडिटेशन करने से भी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे हो जाते हैं। महंगे से महंगे सैलून में जाइए, पार्लर में जाइए, अपना मैनिक्योर करवा करके आइए, अपने हाथों को खूबसूरत करवा करके आइए। आजकल नेल्स ब्यूटिशियंस पर भी वर्क होने लग गया है, वो आप करवा करके आइए। जो भी मेरी बहन, जो भी मेरी बड़ी माँ
या जो भी मेरे कोई दोस्त इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा उपाय है। करके देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप बहुत अच्छे महंगे ब्रांडेड शैम्पू का इस्तेमाल करिए, राहु देव अच्छे हो जाएंगे। अपने पैरों को साफ करना, पैरों का भी पेडिक्योर करवा लेने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु दोनों ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। बहुत आसान उपाय दे रहा हूँ, ऐसे उपाय दे रहा हूँ जो कि आपने कहीं नहीं सुने होंगे। करके देखना, महसूस करके देखना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये मेरा पिछले 17-18 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने खुद किया हुआ है और बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को भी दिया है। और आज आपको एक बात और भी बता देता हूँ, मैं कई बार अक्सर बोल चुका हूँ, मैं अपने आदरणीय गुरुजनों की नज़र में यानी कि उनके मार्गदर्शन में करीब करीब 8 से 10 लाख जन्म कुंडलियाँ रीड कर चुका हूँ। तो जो भी मैंने लाखों जन्म कुंडलियों को रीड किया है अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में और लोगों के जीवन में जो मैंने परिवर्तन देखे हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अप्लाई करिएगा और महसूस करके देखिएगा। अब चंद्र मंगल राहु के बारे में हमने बात कर ली, अब गुरु शनि और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। आदरणीय गुरु के बारे में बात करते हुए मैं आपको सबसे पहले मंगल और केतु के टॉपिक पर ध्यान ले जाना चाहूँगा। वहाँ पर हमने खून के बारे में बात की थी, खून से संबंधित इन्फेक्शन के बारे में बात की थी। अब जो हमारे खून के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो प्लाज्मा होता है, इन सबको जो ताकत मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलती है, वो जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव के माध्यम से मिलती है। बृहस्पति देव जब भी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर होते हैं तो ये सांस से संबंधित समस्याएं देने लग जाते हैं। और ये कब घर के अंदर दाखिल करते हैं? जब भी जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव में यदि बृहस्पति की राशि 9वीं आकर के बैठे तो सबसे पहले ये जांघों पर असर देते हैं, यानी आपकी थाइज कमजोर कर देते हैं। यहाँ पर दर्द होगा, यहाँ से संबंधित रोग होंगे। अब जांघों पर तो असर हो या ना हो, लेकिन छठे भाव के अंदर आपके 9वीं राशि बृहस्पति की सेजिटेरियस आने के कारण आप अपने काम को कभी भी टाइम पर नहीं करेंगे। ये आपकी बीमारी होगी, ये आपका रोग होगा। और यदि ये राशि यानी सेजिटेरियस धनु राशि 8वें भाव में आए तो आपको कोई भी काम टाइम पर करने से आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, आपको बुरा लगेगा। और यही जब 9वीं राशि 12वें स्थान में आकर के बैठेगी तो आपकी कमजोरी होगी कि कोई भी काम मैंने टाइम पर नहीं करना, हमेशा खर्च करना है टाइम को इधर उधर की चीजें देख करके, गैजेट्स में टाइम को लगा करके, जिससे होगा क्या, आपके दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और मंगल देव खराब होते हैं तो सबसे पहले केतु देव इसका बुरा असर देने लग जाते हैं, जिसका कारण हो जाता है अनइंटेंशनली किसी के साथ बुरा बर्ताव कर देना, अनइंटेंशनली किसी को चोट पहुंचा देना और बाद में खुद को भी तकलीफ होना और सामने वाले को भी तकलीफ होना। ब्लड इन्फेक्शन से क्रिएट होने लग जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा प्लाज्मा होता है, वाइट सेल्स आपके सूर्य होते हैं और रेड सेल्स आपके मंगल देव हुआ करते हैं। और जब इनको बृहस्पति यानी ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब ये तीनों ही कमजोर हो जाया करते हैं। और हमारी पूज्यनीय लाल किताब में ये बात कही गई है कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु केतु कमजोर हों, अच्छा फल ना दे रहे हों, तो वो तो कुछ भी तकलीफ नहीं देते, कुछ भी बुरा वक्त नहीं देते, जितनी तकलीफ और बुरा वक्त बृहस्पति देव अकेले खराब होने पे दे देते हैं। इसीलिए हमारे जो भी वेद पुराण, जो भी हमारे संस्कार हैं, उसमें गुरुओं का आदर, गुरुओं का सत्कार, गुरुओं का सम्मान सबसे उच्चतम दर्जे पर रखा गया है। तो जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की अगली राशि मीन यानी पाइसेस छठे भाव में आकर के बैठेगी तो आपके पैसे खराब होते रहेंगे बेफिजूल के हेल्थ टेस्ट करवा करके। 8वें में आएगी तो बेफिजूल का दर्द आप ले करके बैठे होंगे। आपकी कमजोरी ही होगी, आपकी परेशानी यही होगी कि आप बार बार बात करेंगे बीमारी के बारे में और आप बार बार आप अपना कोई ना कोई टेस्ट करवाते रहेंगे, आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। और जब यही राशि 12वें स्थान पर आएगी और ये खराब हो जाए
तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। बेफिजूल में आपको दवाइयों का और डॉक्टरों के दर्शन करने पड़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने आदरणीय गुरुजनों का, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान सबसे पहले करिए मेरे भाइयों बहनों। और यदि किसी कारणवश आपको कोई तकलीफ हो जाती है तो आप रोजाना अपनी नाभि पर यानी नवल पर और अपनी जीभ पर यानी अपनी टंग पर और अपने माथे पर यानी अपने फॉरहेड पर शुद्ध केसर का तिलक जरूर लगाएं। बुधवार को मत लगाना। और यहाँ की जो राशि का घर के अंदर स्थान आ जाता है वो आता है ईशान कोण और घर की साउथ ईस्ट दिशा। इन दोनों दिशाओं को बहुत साफ सुथरा रखिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार से गंदगी ना हो, स्टोरेज ना हो, बेफिजूल का आपने कोई कचरा ना रखा हुआ हो, खास तौर पर बिजली के बंद पड़े हुए सामान ना रखे हों। आशा करता हूं आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और आप इन उपायों को या इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए इसका खूब अच्छे से लाभ उठाएंगे और आप अपनी सांसों को हमेशा बहुत सुदृढ़, मजबूत और खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए शनि देव के बारे में। चलिए अब चल लेते हैं शनि देव के बारे में बात कर लेते हैं। शनि देव का अधिकार हो जाता है आपके घुटनों पर यानी आपकी नीज पर, आपके काफ मसल्स पर और घर की पश्चिम दिशा पर इनका अधिकार होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 10वीं राशि छठे में बैठी हो तो बार बार घुटने में पेन होगा, 8वें में हो तो आपको पेन होता ही रहेगा, रेगुलर आपको परेशानी हो सकती है। और कहीं से यदि जन्म कुंडली के अंदर शनि देव खराब हो गए हो तो ऐसी स्थिति के अंदर ये ऑपरेशन भी करा देते हैं, दवाइयाँ भी कराएंगे। और यदि ये राशि आपकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान में आकर बैठी हो तो घुटने कमजोर होते हैं। ऐसे इंसान को अपने वजन पर सबसे पहले संतुलन रखना होता है। ऐसे इंसान को भाग दौड़ करते हुए या किसी भी प्रकार का नुकसान अगर उठाने की जहमत भी कर ली तो बार बार सोचना चाहिए। और ऐसे इंसान की जन्म कुंडली के अंदर जब घुटने खराब होते हैं ना, जिसकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान में मकर राशि यानी शनि देव की आकर के बैठ जाए तो ऐसे इंसान की ये समस्या कभी हमेशा के लिए जाती नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यदि आपकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर 10वीं राशि यानी मकर राशि आकर के बैठती हो, जिसे हम कैप्रिकॉर्न बोल देते हैं, या आकर के बैठती हो तो सचेत हो जाएगा, सावधान हो जाएगा, ज़्यादा तेजी से बहाव में मत बहिएगा, क्योंकि आपके जैसे लोग इमोशनली दूसरों की मदद करने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। संतुलित रहिएगा। और इसको ठीक और कैसे करें, घर के पश्चिम दिशा के अंदर स्टोरेज ना बनाएं। अक्सर होता है कि जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर ये स्थिति आकर के बैठी हो, उनके घर के पश्चिम दिशा के अंदर स्टोर बना होता है। नतीजा यह होता है कि उनकी टांगों में दर्द होना पहले शुरुआत होती है और फिर यही जो तकलीफ होती है ये आगे जाकर के गंभीर रोग का कारण बन जाती है। और साथ ही साथ इससे कहीं ना कहीं जातक के अपने कामकाज भी इफेक्ट होने लग जाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और स्वभाव भी खराब होने लग जाता है। इसीलिए तो हमारी पूज्यनीय लाल किताब में एक बात और कही जाती है कि जिस भी जातक को अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव को अच्छा रखना हो, वह हमेशा घर के अंदर से कबाड़ को तो बाहर निकाले, मन के अंदर भी स्वच्छता रखे। साथ ही साथ ऐसे इंसान को हमेशा अपना व्यवहार चिल्ड रखना चाहिए, गर्म नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शनि का स्वभाव ठंडा होना होता है। और ठंडाई में किस तरह से गर्माई छुपी होती है ये तो सिर्फ विज्ञान के परीक्षण जो यंत्र होते हैं वही पता लगा सकते हैं। इसीलिए आपके स्वभाव की गर्मी कभी किसी को पता भी ना लगे और आपके काम भी बन जाएं, ये शनि देव को अच्छा रखने का एक खास सूत्र होता है। और यही जब जन्म कुंडली के अंदर जो 11वीं राशि जिस पर भी शनि देव का अधिकार है, अगर ये 6, 8, 12 के साथ संबंध बना ले जाए तो भी आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। और बृहस्पति देव जो आखिरी राशि है वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब बुध के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। बुध का काम होता है हमारे कंधे पर। पहले मिथुन राशि कंधे पर आ जाता है और इसका कहीं ना कहीं से फेफड़ों पर और हमारी सांस के साथ भी इसका संबंध जरूर बनेगा,
क्यों? क्योंकि 2 छिद्र हैं, सांसों का आना जाना बार बार, जो रिपीटेशन होती है वो बुध से जुड़ी होती है, जो कॉपी होती है वो बुध होती है। और छठा भाव हमारी छोटी आंत से संबंधित होता है, पेट से संबंधित होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में मिथुन राशि आकर के बैठ चुकी है, जेमिनी आकर के बैठ चुकी है यानी कि, तो आपको बार बार छाती से संबंधित रोग हो सकते हैं। और अगर ये अष्टम स्थान में आकर बैठी है तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, आपको सर्वाइकल हो सकता है। और यदि ये 12वें स्थान में आकर के बैठी है तो भी आपके साथ सेम सिचुएशंस बन सकती है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ सकता है। कम बात करने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर आए हुए बुध देव अच्छा फल देने लग जाते हैं। और घर के आसपास की जो भी कन्याएं हो, घर में जो भी कन्याएं हैं, इनके पैर छू करके आशीर्वाद लेते रहने से आपको अपने घर में इनसे संबंधित अच्छे सुख मिलने लग जाते हैं। घर की किस दिशा पर इनका अधिकार होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साउथ ईस्ट दिशा का और उत्तर दिशा पर इनका खास अधिकार होता है। यानी आप इन दिशाओं के अंदर पानी को स्टोर ना करें, कबाड़ को स्टोर ना करें, किसी भी तरह से यहाँ पर गंदगी ना होने दें। यहाँ पर अच्छे अच्छे फूल लगा करके रखें, अच्छे अच्छे पौधे लगा करके रखिएगा, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध आपको अच्छा फल देने लग जाएंगे। कन्याओं का आशीर्वाद लेना, माँ दुर्गा जी की पूजा करना एक आपका ऑप्शनल रेमेडी है। बेसिकली आप अपने घर को ही संतुलित कर लीजिएगा ताकि घर में सब लोग बहुत खुश रहें, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। और ये तो हो गई मैंने आपको ग्रहों के हिसाब से रोग बताए। अब मैं आपको इनकी समय अवधि बता देता हूं। जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर महादशा आए और आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध की, शनि की, राहु की, और जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर इन ग्रहों की राशियों का समय आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपको इससे संबंधित रोग आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के अंदर मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन 10 नंबर की राशि आती है, तो आपको जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब आपको घुटने से संबंधित रोग हो सकते हैं। क्लियर? और जब ये 8वें भाव में आकर बैठी हो और ऐसे ही शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा आ जाए तो अब आपको इनसे संबंधित अचानक चोट लग सकती है, दर्द उठ सकता है, आपको परेशानी आ सकती है, ऑल ऑफ सडन आपको किसी तरह की दुर्घटना का कारण का शिकार होना पड़ सकता है। और जब यही 12वें स्थान में आ जाए और महादशा अंतरदशा का लॉ लग जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये आपको हॉस्पिटल भी भेज सकती है। आशा करता हूं आप इस माध्यम से अपनी जन्म कुंडली को और अपने जीवन को अवश्य संतुलित करेंगे और समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको लॉ बताए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर उसी हिसाब से वो लागू हो रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर बारीकियां होती हैं जिसको मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बारीकियों के आधार पर अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वही राशि वहाँ आ रही है तो ये भी कन्फर्म है आपको बीमारी भी वही होगी, आपको पीड़ा भी वही होगी, और आपको तकलीफ भी वही होगी, और आपकी कमजोरी भी वही होगी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इससे अलग कुछ नहीं होगा। प्रकृति ने हर किसी को बहुत संतुलित नियम से बनाया है, किसी को भी किसी भी तरह से असंतुलित यानी इम्बैलेंस नहीं होने दिया। आप अपने ग्रहों को समझें, अपनी जन्म कुंडली को समझें, आप अपने डॉक्टर स्वयं बने और आप कोई एक अच्छा कंसल्टेंट चुन करके ही अपनी जन्म कुंडली का उसी से विश्लेषण करवाएं ताकि आप अपने जीवन को बहुत संतुलित कर सकें और बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकें। ध्यान रखिए, जो आम खाएगा ना वो आपको आम ही खाने को देगा, और जो आपको सूखी सब्जी खाएगा वो आपको सूखी सब्जी ही देगा। इसीलिए इस बात में मैंने आपको बहुत गहरा रहस्य बताया है। आशा करता हूँ आप उसको समझ पाएंगे। मेरा प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। आप सभी के धैर्य, आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जय माता दी।